हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीमा विधि इंश्योरेंस लॉ में देखेंगे अनुबंध, बीमा अनुबंध का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बीमा का उद्भव और विकास, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हम देखते हैं बीमा अनुबंध का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। तो बीमा अनुबंध से आशय हम ऐसे अनुबंध से कह सकते हैं जिसमें बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को एक निश्चित प्रतिफल के बदले में किसी विशेष घटना के घटने पर एक निश्चित धनराशि चुकाने का वचन देता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, बीमा अनुबंध क्या है? एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को एक निश्चित प्रतिफल के बदले, अर्थात बीमाकर्ता वह कंपनी है जो बीमा कर रही है, बीमित व्यक्ति वह व्यक्ति है जो बीमा ले रहा है। तो क्या है, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को एक निश्चित प्रतिफल का मतलब यहाँ प्रीमियम से है, उसके बदले में किसी विशेष घटना के घटने पर, अगर कोई घटना जिसके लिए वो बीमा करवा रहा है वो घटना घट जाती है तो एक निश्चित धनराशि चुकाने का जो वचन दिया जा रहा है वो बीमा अनुबंध कहलाता है। अब हम देखते हैं बीमा अनुबंध की परिभाषाएं। तो न्यायमूर्ति टिंडाल क्या कहते हैं, बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित कर्ता को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल में देता है। क्या कह रहे हैं टिंडाल? कह रहे हैं, न्यायमूर्ति टिंडाल कह रहे हैं, बीमा एक क्या है, अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है, बीमित जो व्यक्ति बीमा ले रहा है, बीमा करता है कंपनी, तो बीमित जो है बीमा करता हो कि निश्चित धनराशि दे रहा है एक निश्चित घटना के घटित होने पर, और जो वो घटना घटित है उसके जोखिम उठाने के लिए प्रतिफल के रूप में जो दे रहा है वो क्या कहलाएगा, बीमा अनुबंध कहलाता है। आगे है फ्रैंक जोसेफ एंजल के अनुसार, ये क्या कहते हैं बीमा की डेफिनेशन में, बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी किसी पक्षकार, जिसे सामान्यतः बीमित कहा जाता है, को अनुबंध में बीमा की गई घटना के घटित होने पर भुगतान करने का ठहराव या करार करती है। एक बार फिर डेफिनेशन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, ये बीमा क्या है, एक अनुबंध है, एक करार है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत क्या होता है, बीमा कंपनी जो है किसी पक्षकार को अनुबंध में, करार में बीमा की गई घटना, जिस चीज़ के लिए आप बीमा करा रहे हैं उस बीमा की गई घटना के जब वो घटना घटित होती है तो भुगतान करने का जो करार किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बीमा अनुबंध कहते हैं। अगली है डेफिनेशन हमारी डब्ल्यू पैटरसन के अनुसार, ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार प्रतिफल, जिसे प्रीमियम कहते हैं, के बदले किसी दूसरे पक्षकार की जोखिम को लेता है। एक बार फिर, बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार, ये पहकार आ गया है, टाइप मिसप्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया, इसके लिए हम पक्षकार पढ़ेंगे इसे। तो बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार प्रतिफल, जिसे प्रीमियम कहते हैं, के बदले किसी दूसरे पक्षकार की जोखिम को लेता है और किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर उसे या उसके नामांकित व्यक्ति को एक निश्चित की जाने वाली धनराशि या भुगतान करने का वचन देता है। वो क्या कहलाता है, बीमा अनुबंध कहलाता है। अब हम आगे बीमा अनुबंध का अर्थ हमने देखा, बीमा अनुबंध की हमने परिभाषाएं देखी, अब हम देखेंगे बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्व। तो बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्व को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सामान्य तत्व के रूप में और एक विशेष तत्वों के रूप में, जनरल एलिमेंट्स, और सेकंड है हमारा स्पेशल एलिमेंट्स।
तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एलिमेंट्स। इसमें है पहला, दो या अधिक पक्षकार, टू और मोर पार्टीज। इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं बीमा अनुबंध पर भारतीय संविदा अधिनियम जो 1872 है उसके प्रावधान लागू होते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में संविदा विधि पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा 1872 का। उसमें एक करार के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जो आवश्यक तत्व हमें चाहिए है, उन सभी की यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ती है बीमा अनुबंध में। तो सबसे पहला हमारा दो या अधिक पक्षकार। ये कहता है कि आप कोई भी करार कर लीजिए, यदि करार वैध है तो उसके लिए हम कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक मानते हैं। जिस तरीके से आपने संविदा विधि में पिछले वर्ष पढ़ा है, लास्ट टाइम पढ़ा था, एक वह व्यक्ति होता है जो प्रस्ताव करता है, एक वह व्यक्ति होता है जो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। उसी तरीके से बीमा अनुबंध के लिए भी कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक तो बीमाकर्ता जो सुरक्षा का वचन देता है वो होगा, और एक बीमित जिसे क्षतिपूर्ति या निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता है, दूसरा पक्षकार वह होता है। सेकंड है हमारा प्रस्ताव, प्रपोजल। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, किसी भी करार के लिए एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव किया जाना आवश्यक होता है। उसी तरीके से बीमा अनुबंध के लिए भी एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव किया जाना आवश्यक होता है। और बीमा अनुबंधों की अगर हम बात करें तो बीमा अनुबंधों में प्रस्ताव के लिए क्या होता है, प्रस्ताव फॉर्मों का प्रयोग किया जाता है। और जब बीमा जो प्रस्ताव के लिए जो फॉर्म होते हैं ये लिखित होने चाहिए, और इस फॉर्म में उन सभी बातों का उल्लेख सही सही और स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए जो प्रस्ताव से संबंधित होती है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जिस तरीके से हम कह सकते हैं अन्य अगर हम करारों की बात करते हैं, उसी तरीके से बीमा अनुबंध का निर्माण भी प्रस्ताव की स्वीकृति से ही होता है। बीमाकर्ता जो है, जो प्रस्ताव फॉर्म की सभी बातों और सूचनाओं पर विचार करता है और जोखिम का अनुमान लगाता है, इसके पश्चात ही वह शर्तों के साथ स्वीकृति उस व्यक्ति को जो प्रस्ताव कर रहा है बीमा का, उसको निश्चित अवधि में बीमा प्रीमियम जमा करवाने के लिए कहता है। क्या हुआ, स्वीकृति कौन दे रहा है यहाँ पर, कंपनी के द्वारा दी जाती है। कंपनी क्या करती है, उस प्रस्ताव फॉर्म को पढ़ती है, उसमें जो जो बातें दी गई उन पर विचार करती है, जो जोखिम है उनका अनुमान लगाती है, और फिर अपना स्वीकृति का पत्र एक निश्चित समय के भीतर प्रीमियम चुकाने के लिए जमा करने के लिए कहती है। तो क्या होगा, हमारा स्वीकृति होगी? नहीं, वो हमारा प्रति प्रस्ताव, काउंटर ऑफर होता है। क्या होता है, काउंटर ऑफर होता है। यदि बीमाकर्ता प्रति प्रस्ताव में मान लीजिए कोई शर्त और लगा दे तो उसकी भी स्वीकृति दिया जाना आवश्यक होता है। और बीमा अनुबंध में स्वीकृति कब पूरी होती है, जब बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम की राशि को स्वीकार कर लिया जाता है, तब क्या होगा, बीमा की जो अनुबंध की जो स्वीकृति है वो तब पूरी हो जाती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा अनुबंध क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। किसी भी वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे संविदा अधिनियम की हम बात करते हैं तो पक्षकार कैसे होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, स्वच्छित होने चाहिए, किसी भी कानून के अंतर्गत या किसी भी विधि के अंतर्गत करार करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। उसी प्रकार से बीमा अनुबंधों में भी अनुबंध करने की क्षमता एक आवश्यक तत्व होता है।
अवयस्क अगर कोई व्यक्ति है तो वह स्वयं अपने लिए बीमा नहीं करवा सकता, लेकिन अवयस्क के लिए उसके माता पिता या उसके विधिक संरक्षक जो होते हैं वो बीमा अनुबंध कर सकते हैं। अगला हम देखें सहमति। सहमति या हम इसको मतक्य भी कहते हैं। जिस तरीके से सामान्य अनुबंधों में यह लागू होता है उसी प्रकार से बीमा अनुबंधों में भी यह एक आवश्यक तत्व होता है। संविदा विधि के सेक्शन 13 में आपने पढ़ा होगा, समान बात के लिए समान भाव से सहमत होना सहमति कहलाती है। इसका मतलब है यदि प्रस्तावक ने व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए या फायर इंश्योरेंस के लिए प्रस्ताव किया है और बीमाकर्ता ने क्या कर दिया, चोरी या डकैती का बीमा कर देता है, तो यह बीमा अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव किसके लिए किया गया था? व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए या फायर इंश्योरेंस के लिए किया गया था, लेकिन बीमा किस चीज़ का कर दिया गया है? चोरी या डकैती से बचाने के लिए, जो नुकसान हो रहा है उसके लिए बीमा किया। तो यह क्या है? सहमति नहीं मानी जाती। स्वतंत्र सहमति, संविदा अधिनियम की धारा 14 में आपने स्वतंत्र सहमति भी पढ़ी है। कोई भी सहमति स्वतंत्र कब होती है? जब वह उत्पीड़न, असम्यक प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती या भूल से न की गई हो। इसी तरीके से एक बीमा अनुबंध के लिए भी स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है, और वह स्वतंत्र सहमति कब मानी जाएगी? जब वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या धोखा, मिथ्या वर्णन और गलती या भूल से न की गई हो। फिर आगे है आपका प्रतिफल। आप लोगों ने पढ़ा है सामान्य संविदा विधि में बिना प्रतिफल के अगर कोई करार होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। उसी प्रकार से बीमा अनुबंध में यदि बिना प्रतिफल के बीमा किया गया है तो क्या होगा? व्यर्थ होता है। अतः हम ये कह सकते हैं किसी भी अनुबंध को कोई भी पक्ष लागू तभी करा सकता है जब उसमें प्रतिफल हो। आगे है हमारा विधिक उद्देश्य। आप लोगों ने संविदा विधि के सेक्शन 23 में पढ़ा होगा कि कोई भी करार जो किया जा रहा है उसका क्या है? उद्देश्य वैध होना चाहिए। अर्थात कोई भी करार जो आप कर रहे हैं वो किसी अधिनियम के द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए। अनुबंध किसी अधिनियम के प्रावधानों को निष्फल करने वाला नहीं हो। जो आप करार कर रहे हैं उसका उद्देश्य धोखा देना नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अनुबंध का जो उद्देश्य है किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को क्षति पहुंचाना नहीं होना चाहिए। न्यायालय क्या है? उस करार को अनैतिक नहीं समझे और न्यायालय जो है उसे लोकनीति के विरुद्ध न समझता हो। यदि इन 6 आवश्यक तत्वों में से कोई भी एक लागू हो जाता है तो वह अनुबंध का उद्देश्य जो है वो विधिक नहीं रह जाता। उसी प्रकार से बीमा अनुबंध के लिए भी इन 6 तत्वों का पूरा होना आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी एक तत्व लागू होता है तो वह क्या है? बीमा अनुबंध वैध या विधिक नहीं माना जाता उसका उद्देश्य। फिर है विधिक औपचारिकताएं। ये कहता है कि बीमा अनुबंध के लिए वैधानिक स्वरूप तभी प्राप्त करता है जब वह क्या हो? लिखित हो, पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो और मुद्रांकित हो, सील लगा हो। और इन विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने पर ही बीमा अनुबंध को लागू करवाया जा सकता है। तो आप लोगों को बीमा अनुबंध के जो आवश्यक तत्वों में हमने पहला पढ़ा जनरल एलिमेंट, सामान्य तत्व, आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बीमा अनुबंध के लिए जो विशिष्ट या विशेष तत्व जो होते हैं, स्पेशल एलिमेंट्स, उनको अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका बीमा योग्य हित। तो बीमा अनुबंध जो है तभी वैध माना जाता है जब बीमा की विषय वस्तु में बीमित का बीमा योग्य कोई हित हो। यदि बीमित का बीमा की गई विषय वस्तु में बीमा योग्य कोई हित नहीं है तो क्या होता है? वो जुए के समान अनुबंध माना जाता है और इसीलिए वह जो बीमा किया गया है वैध नहीं होता है। आगे हम देखते हैं परम सद्विश्वास।
बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता और बीमित के बीच में एक विश्वास, पूर्ण सद्विश्वास का होना आवश्यक है। इसका क्या मतलब है? दोनों पक्षकारों का यह कर्तव्य होता है कि वे उन सभी सूचनाओं को जो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, एक दूसरे को अवगत करा दे, एक दूसरे को बता दे, जिससे क्या हो, बीमा प्रस्ताव की स्वीकृति, जोखिम का निर्धारण और उनके आपसी अधिकारों दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव यदि पड़ने की संभावना है तो उस अनुबंध को लागू नहीं किया जाता है, उस अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया। तो इसलिए आवश्यक परम सद्विश्वास के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षकार अपने से संबंधित जो जानकारियां हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल सत्य रूप में, वास्तविक रूप में जो है वो बता दे। यदि कोई बात छिपा कर की जाती है तो वो बीमा अनुबंध को निष्फल करने की स्थिति में आ जाता है। फिर है आगे आपके क्षतिपूर्ति। बीमा अनुबंध में क्षतिपूर्ति का तत्व भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जीवन बीमा की हम बात करें या व्यक्तिगत दुर्घटना को हम अगर छोड़ दें, किसको? जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और जो आपके व्यक्तिगत दुर्घटना होती है, इन बीमाओं को छोड़ दो तो सभी बीमा अनुबंधों में ये क्षतिपूर्ति का होना आवश्यक होता है। और बीमा क्या होता है? व्यक्ति की जो हानि होती है, वास्तव में जो उसको हानि हुई है उसको पूरा करता है, ना कि उसको किसी प्रकार का लाभ प्रदान करता है। ठीक है। स्थान ग्रहण का मतलब ये कहता है बीमा पूर्ति का हम जो बात करें, बीमा में जो क्षतिपूर्ति होती है उसमें अगर हम बात करें तो अनुबंधों में एक स्थान ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है। इस यह सिद्धांत कहता है कि बीमितकर्ता द्वारा बीमित को, क्या कहता है सिद्धांत? बीमाकर्ता द्वारा बीमित को क्षतिपूर्ति देने के पश्चात बीमित के जो भी अधिकार होते हैं वो बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अर्थात मान लीजिए बीमा ए व्यक्ति ने लिया है बी कंपनी से, अगर ए व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है उसकी क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य किसका आ जाता है? दायित्व किसका होता है? बी कंपनी का होता है। जैसे ही बी कंपनी ए व्यक्ति को क्षतिपूर्ति पूर्ण कर देती है तो स्थान ग्रहण का सिद्धांत लागू हो जाता है। ए व्यक्ति के स्थान पर बी कंपनी आ जाती है और वो तीसरे पक्षकार जिसने ऐसी घटना की है, जिसके कारण ऐसी घटना घटी है, जो क्षतिपूर्ति करने का जो हेतु पैदा हुआ है, उसके लिए बीमा कंपनी जो है ए व्यक्ति का स्थान ग्रहण कर लेता है। और अब यदि बीमा नहीं होता तो शायद ए उस तीसरी पार्टी के खिलाफ जिसने ऐसा कार्य किया है, जिससे उस ए को नुकसान उठाना पड़ा है, उसके लिए वाद लेकर आता। तो वो सब अधिकार जो ए को होते हैं क्षतिपूर्ति करने के बाद बी कंपनी को मिल जाते हैं। आगे हम बात करें आश्वासन की, वारंटीज। ये कहता है बीमा अनुबंध का एक विशेष लक्षण यह है कि दोनों पक्षकारों के द्वारा दिए गए आश्वासनों का पालन किया जाना चाहिए। दोनों पक्षकार जो भी आश्वासन दे रहे हैं उनका पालन होना चाहिए और आश्वासनों के पूरा न होने पर अनुबंध क्या होता है? भंग हुआ माना जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता का दायित्व क्या है? निश्चित अवधि में घटना घटित होने अथवा निश्चित अवधि के पूरा होने पर ही उत्पन्न होता है। तो दायित्व कब पैदा होगा? या तो कोई निश्चित अवधि हमने रख रखी है 5 साल बाद, या हमने कह दिया कि ये घटना घटित होगी उसके बाद ही होगा। तो अर्थात वो अवधि पूरी नहीं होती है या वो घटना घटित नहीं होती, उससे पहले किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इसी तरह बीमा अनुबंध क्या है? एक व्यक्तिगत अनुबंध है। अतः क्या होगा? बीमाकर्ता की अनुमति के बिना अन्य व्यक्ति को इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अनुबंध कैसा होता है? ये व्यक्तिगत होता है। आप किसी और के लिए इसको हस्तांतरण तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि बीमाकर्ता इसकी अनुमति न दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का हमारा जो टॉपिक है समझ आया होगा। धन्यवाद।